इतिहास एक दिन में नहीं बनता और ना किसी एक व्यक्ति के जन्म या मृत्यु से बनता है। इतिहास बनता है तो टूटी हुई सत्ता से, डगमगाते हुए साम्राज्य से और उस आम जनता से जो हर बदलाव की कीमत चुकाती है। 18वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा था, एक ऐसा समय जब पुरानी व्यवस्थाएं ढह रही थीं और नई व्यवस्थाएं जन्म ले रही थीं, लेकिन दर्द, असुरक्षा और संघर्ष के साथ। यह वह भारत था जहां एक समय दिल्ली की गद्दी से पूरा उपमहाद्वीप चलाया जाता था। मुगल साम्राज्य जो कभी अकबर और औरंगजेब के समय अपनी शक्ति के शिखर पर था, अब भीतर से खोखला हो चुका था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता नाम मात्र की रह गई थी। राजा थे लेकिन निर्णय नहीं, तख्त था लेकिन नियंत्रण नहीं। दिल्ली का बादशाह अब पूरे भारत का शासक नहीं था, बल्कि कई बार अपने ही दरबार का बंधक बन चुका था। दरबारों में षड्यंत्र थे, वजीरों की राजनीति थी और सूबेदार अपने अपने इलाकों में अपनी तरह से शासन करना चाहते थे। मुगल शासन के अंतिम वर्षों में कर व्यवस्था क्रूर हो चुकी थी। सैनिक वेतन के लिए विद्रोह करते थे, किसानों की जमीनें छीनी जा रही थी और आम जनता राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य से लड़ रही थी। दिल्ली दूर थी और न्याय उससे भी अधिक दूर था। इस अराजकता के बीच एक शक्ति तेजी से उभर रही थी और यह शक्ति थी मराठा शक्ति। शिवाजी महाराज द्वारा रखी गई नींव अब एक विशाल मराठा महासंघ में बदल चुकी थी। पेशवा, सरदार और विभिन्न मराठा घराने भारत के बड़े हिस्से पर मुगल सत्ता को चुनौती दे रहे थे। मराठा शक्ति ने मुगलों से टकराकर भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी, लेकिन यह एकजुट शक्ति नहीं थी। मराठा साम्राज्य असल में कई स्वतंत्र शक्तियों का संघ था। पुणे के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले और मालवा के होलकर, हर घराने की अपनी सेना, अपनी राजनीति और हर राज्य अपने हितों पर खड़ा था। मालवा मध्य भारत का वह क्षेत्र था जो व्यापार मार्गों, कृषि और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। यहाँ होलकर शक्ति उभर रही थी। मालवा का शासन सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि प्रशासन और स्थिरता से चलता था, लेकिन यह स्थिरता स्थायी नहीं थी। युद्ध, कर वसूली और सत्ता संघर्ष इस क्षेत्र की सामान्य सच्चाई बन चुके थे। भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि कई सत्ताओं का समूह था। राजस्थान में राजपूत, दक्षिण में निज़ाम, मैसूर और बंगाल में नवाब, अवध, हैदराबाद, तंजापुर, हर राज्य अपनी सीमा बचाने में लगे थे और इन सब के बीच आम जनता, किसान, कारीगर, व्यापारी, महिलाएं सबसे अधिक पीड़ित थीं। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज कठोर था। स्त्रियों की स्थिति विशेष रूप से दयनीय थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवाओं के लिए सामाजिक मृत्यु, शिक्षा से वंचित जीवन। एक स्त्री का जीवन अक्सर उसकी इच्छाओं से नहीं बल्कि परंपराओं से तय किया जाता था। न्याय पुरुषों के हाथ में था, सत्ता पुरुषों की थी और इतिहास भी अधिकतर पुरुषों ने लिखा। यह वही समय था जब भारत को एक नैतिक शासक की आवश्यकता थी, सत्ता को करुणा की जरूरत थी और शासन को धर्म के सही अर्थ की। इस अस्थिर, संघर्षपूर्ण और टूटते हुए भारत में एक साधारण गांव में एक बालिका जन्म लेने वाली थी। एक ऐसी बालिका जो न तलवार से पहचानी जाएगी न युद्ध से, बल्कि वह पहचानी गई अपने न्याय, सेवा और धैर्य से। इतिहास को कहाँ पता था कि यह बालिका आने वाले वर्षों में सत्ता को परिभाषित करेगी, धर्म को शासन से जोड़ेगी और यह सिद्ध करेगी कि एक स्त्री राज्य नहीं बल्कि पूरा समाज संभाल सकती है। इतिहास अक्सर राजमहलों में जन्म लेने वालों की कहानियाँ सुनाता है, लेकिन कुछ महान व्यक्तित्व इतिहास के पन्नों पर नहीं, मिट्टी की खुशबू से जन्म लेते हैं। ये कहानी भी किसी किले की नहीं, किसी सिंहासन की नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव की है। सन 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव चौंडी, जहां ना कोई उत्सव, ना कोई राजसी घोषणा, बस एक सामान्य परिवार में एक बालिका का जन्म। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बालिका आगे चलकर भारत के इतिहास में नैतिक शासन की परिभाषा बदलेगी। उस बालिका का नाम रखा गया अहिल्या। चौंडी कोई समृद्ध नगर नहीं था, वह एक शांत कृषि प्रधान गांव था जहां जीवन प्रकृति के साथ चलता था। सुबह मंदिरों की घंटियां और शाम खेत से लौटते किसानों से होती थी।
और इसी बीच में एक सादा अनुशासित ग्रामीण जीवन था। यही वातावरण अहिल्या के संस्कारों की पहली पाठशाला बना। अहिल्या के पिता मानकोजी शिंदे, वे कोई राजा या सेनापति नहीं थे और ना ही किसी दरबार का हिस्सा। वे गांव के पाटिल थे। 18वीं शताब्दी में पाटिल का अर्थ सिर्फ मुखिया नहीं होता था। पाटिल गांव का प्रशासक, न्याय का पहला केंद्र और कर वसूली की जिम्मेदारी निभाता था। सरकार व जनता के बीच सेतु होता था। मानकोजी शिंदे ईमानदार, धर्मनिष्ठ और अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी नैतिकता। मानकोजी शिंदे अपने कार्य में कठोर लेकिन स्वभाव में करुणामय थे। गांव में कोई विवाद होता तो लोग दरबार नहीं, पाटिल के घर जाते थे। यही वह वातावरण था जहां अहिल्या ने न्याय और उत्तरदायित्व को बचपन से देखा। उन्होंने सत्ता को कभी भय का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनते देखा। अहिल्या का बचपन खिलौनों और खेलों से अधिक निरीक्षण और समझ से भरा था। वह सुबह जल्दी उठती, मंदिर जाती, पूजा करती और फिर अपने पिता के साथ गांव के कामकाज को देखती। 18वीं शताब्दी में लड़कियों की शिक्षा आम बात नहीं थी, लेकिन मानकोजी शिंदे इस मामले में अलग थे। उन्होंने अहिल्या को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया, नैतिक शिक्षा दी, व्यवहारिक समझ सिखाई। अहिल्या संस्कृत श्लोक समझती थी, धर्म के मर्म को जानती थी और कर्म को पूजा मानती थी। उनकी शिक्षा पुस्तकों तक सीमित नहीं थी, जीवन ही उनका पाठ्यक्रम था। चौड़ी का मंदिर अहिल्या के जीवन में विशेष स्थान रखता है। वह वहाँ केवल पूजा करने नहीं जाती, वह वहाँ समझने जाती थी समानता, मौन और आत्मचिंतन। यहीं पहली बार उनके जीवन में धर्म और दिखावे में अंतर स्पष्ट हुआ। अहिल्या को सिखाया गया सत्ता क्षणिक है, सेवा स्थायी, न्याय सबसे बड़ा धर्म और अहंकार पतन का कारण। यही कारण था जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वह बदली नहीं। कई इतिहासकार मानते हैं यदि अहिल्या का जन्म किसी राजघराने में हुआ होता तो शायद वह एक शासक बनती, लेकिन एक गांव में जन्म लेकर वह लोक शासक बनी। यहीं से इतिहास ने पहली बार उनकी ओर देखा। इतिहास में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां एक व्यक्ति का निर्णय पूरे युग की दिशा बदल देता है, लेकिन उससे पहले कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जहां एक व्यक्ति टूट सकता है या फिर इतिहास बन सकता है। अहिल्याबाई के जीवन में यह अध्याय उसी मोड़ की शुरुआत है। अहिल्याबाई का विवाह कम उम्र में हुआ, जैसा उस समय की परंपरा थी। उनका विवाह हुआ होलकर वंश के युवराज खांडेराव होलकर से। यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि एक गांव की बेटी और मालवा की उभरती सत्ता के बीच संबंध था। खांडेराव होलकर मालवा के शक्तिशाली सेनानायक मल्हार राव होलकर के इकलौते पुत्र थे। वे साहसी, युद्धप्रिय और मराठा सैन्य संस्कृति में पले बड़े थे। लेकिन जहां खांडेराव उत्साह और वीरता के प्रतीक थे, वहीं अहिल्या संयम और विवेक की मूर्ति थी। दोनों के स्वभाव अलग थे लेकिन विरोधी नहीं। उस समय मालवा मराठा शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह व्यापार मार्गों का केंद्र, उपजाऊ कृषि भूमि से भरा और राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील था। होलकरों का कार्य केवल शासन नहीं बल्कि मराठा महासंघ की ओर से मालवा की रक्षा भी था। अहिल्याबाई राजमहल में आई, लेकिन उन्होंने कभी राजसी जीवन को अपना उद्देश्य नहीं बनाया। वह सरल जीवन जीती, धार्मिक थीं और प्रजा के सुख दुख में रुचि रखती थी। खांडेराव अधिकतर युद्ध अभियानों में रहते। अहिल्या का वैवाहिक जीवन लंबे साथ का नहीं बल्कि प्रतीक्षा और धैर्य का जीवन था। सन 1754 स्थान कुंभेर का किला, वर्तमान भरतपुर राजस्थान में जो है। मराठा सेना जाट शासक सूरजमल के विरुद्ध अभियान पर थी। खांडेराव होलकर इस अभियान में मराठा सेना के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप का गोला खांडेराव के तंबू के पास फटा। वे गंभीर रूप से घायल हुए और उसी दिन उनका निधन हो गया। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, यह एक पति की मृत्यु थी, एक पुत्र की मृत्यु थी और एक उत्तराधिकारी का अंत था। जब अहिल्या को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका संसार एक क्षण में बिखर गया। 18वीं शताब्दी का समाज विधवा स्त्री को जीवित नहीं मानता था। उस समय समाज में सती प्रथा को आदर बताया जाता था। इतिहास स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि अहिल्याबाई अपने पति की चिता पर सती होना चाहती थी। यह कमजोरी नहीं
बल्कि उस समय के सामाजिक दबाव और धार्मिक विश्वास का परिणाम था। यहीं पर एक व्यक्ति इतिहास के मंच पर पूरी स्पष्टता से उभरता है और उस व्यक्ति का नाम था मल्हार राव होलकर। उन्होंने अहिल्या को रोका, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें चिता से हटाया। इतिहासकारों के अनुसार मल्हार राव ने कहा, राज्य को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे जीवन केवल तुम्हारा नहीं। मल्हार राव होलकर अहिल्या को पुत्री मानते थे, उनके विवेक और क्षमता को पहचानते थे और उन्हें शासन के लिए तैयार करने लगे। यह केवल एक जीवन बचाने का निर्णय नहीं, यह भारत को एक महान शासिका देने का निर्णय था। खांडे राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई टूटी लेकिन बिखरी नहीं, चुप रही लेकिन कमज़ोर नहीं हुई और भीतर से और भी अधिक दृढ़ बनकर निकली। यहीं से उनका जीवन व्यक्तिगत नहीं रहा, यह इतिहास का जीवन बन गया। कुछ जीवन ऐसे होते हैं जहाँ दुख एक बार नहीं आता, वह लौट लौट कर आता है, हर बार और अधिक कठिन रूप में। अहिल्याबाई के जीवन में पति की मृत्यु अंत नहीं थी, यह केवल एक चेतावनी थी। खांडेराव होलकर की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई केवल एक विधवा नहीं थी, वह एक माँ थी। उनके जीवन का केंद्र अब एक ही था, उनका पुत्र। उनके पुत्र का नाम मालेराव होलकर था। उस समय पूरा होलकर वंश उसी बालक पर टिका हुआ था। यह बात सन 1766 की है, जब मालवा की राजनीति में एक बड़ा झटका लगा। होलकर वंश के संस्थापक, मराठा सेना नायक और राज्य की असली धुरी मल्हार राव होलकर का निधन हो गया। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं, यह अनुभव का अंत, नेतृत्व का अभाव और सत्ता का खालीपन था। अब प्रश्न स्पष्ट था, मालवा का शासन कौन संभालेगा? परंपरा के अनुसार मालेराव होलकर राज्य के शासक घोषित किए गए, लेकिन इतिहास यहाँ ईमानदार होना चाहता है। मालेराव शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, मानसिक रूप से अस्थिर और शासन के लिए तैयार नहीं थे। आधुनिक इतिहासकार इसे मानसिक बीमारी मानते हैं, हालांकि उस समय इसे दुर्बल स्वभाव कहा गया। अहिल्याबाई के लिए यह समय और भी कठिन था। एक ओर माँ का हृदय, पुत्र के प्रति करुणा और दूसरी ओर राज्य की जिम्मेदारी, प्रजा का भविष्य। उन्हें अपने पुत्र को बचाने की कोशिश की, शिक्षा दी, संरक्षण दिया और शासन से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन सत्ता खाली नहीं रह सकती। इतिहास बताता है, इस अवधि में राज्य वास्तव में अहिल्याबाई के निर्देशों पर चला। वह प्रशासनिक निर्णय लेती, सेनापतियों से संवाद करती और दरबार को संतुलित रखती, लेकिन वह स्वयं सिंहासन पर नहीं बैठी, क्योंकि समाज अब भी एक स्त्री शासक के लिए तैयार नहीं था। मालेराव होलकर का शासन एक वर्ष से भी कम चला। सन 1767 में उनका निधन हो गया। इतिहास इसे एक बीमारी, मानसिक असंतुलन और शारीरिक दुर्बलता से जोड़ता है। यह मृत्यु अहिल्याबाई के लिए दूसरी व्यक्तिगत त्रासदी थी और होलकर राज्य के लिए निर्णायक मोड़। अब कोई संदेह नहीं बचा था, राज्य को स्थिरता चाहिए थी, अनुभवी नेतृत्व चाहिए था और नैतिक शासन। और यह सब केवल एक व्यक्ति में था, स्वयं अहिल्याबाई में। अब वह केवल माँ नहीं थी, केवल विधवा नहीं थी, वह राज्य की उत्तरदायित्व थी। इतिहास बताता है, अहिल्याबाई सत्ता की इच्छुक नहीं थी, लेकिन उन्होंने यह भी समझा, यदि मैं पीछे हटी तो राज्य अराजकता में डूब जाएगा। यहाँ अहिल्याबाई व्यक्ति से ऊपर उठी, उन्होंने स्वयं को इतिहास के हवाले कर दिया। अहिल्या के जीवन में यह क्षण अचानक नहीं आया, यह किसी उत्सव की तरह नहीं था। न नगाड़ों की गूंज थी, न सिंहासन के लिए कोई उत्साह था। यह क्षण दायित्व का था और इतिहास में सबसे भारी दायित्व हमेशा मौन के साथ आता है। मालेराव होलकर की मृत्यु के बाद मालवा का शासन एक बार फिर अनिश्चितताओं में डूब गया था, लेकिन कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, कोई अनुभवी शासक नहीं था और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस पर प्रजा भरोसा कर सके। उस समय राज्य को राजा की नहीं, स्थिरता की जरूरत थी। अहिल्या के नाम के आते ही दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ ने कहा, स्त्री शासन का बोझ नहीं उठा सकती, यह मराठा परंपराओं के विरुद्ध है, राज्य कमज़ोर हो जाएगा। ये विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं, मानसिक था। 18वीं शताब्दी में स्त्री का सिंहासन पर बैठना केवल असामान्य नहीं, अस्वीकार माना जाता था। इतिहास यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज करता है,
अहिल्या ने खुद कभी सिंहासन की मांग नहीं की। उन्होंने कहा, यदि कोई और योग्य होता तो मैं पीछे हट जाती, लेकिन वह यह भी जानती थी कि यदि मैं पीछे हटी तो राज्य अराजकता में चला जाएगा। अहिल्या व्यक्ति नहीं रही, वह उत्तरदायित्व बन गई। मराठा महासंघ में अंतिम स्वीकृति पुणे से आती थी। पेशवा माधवराव प्रथम को स्थिति से अवगत कराया गया। इतिहासकारों के अनुसार पेशवा को अहिल्या की बुद्धिमत्ता और संयम की जानकारी थी। मालवा में उनकी प्रशासनिक भूमिका पहले से चल रही थी और इसलिए पेशवा ने अहिल्या को होलकर राज्य की वैद्य शासिका के रूप में स्वीकृति दी। यह क्षण अहिल्या के लिए राजनीतिक जीत नहीं, नैतिक मान्यता था। सन 1767 में न कोई भव्य राज्याभिषेक, न स्वर्ण सिंहासन, न शक्ति का प्रदर्शन। अहिल्या ने साधारण वस्त्र पहने, वही संयम रखा और वही मौन। सत्ता बदली लेकिन व्यक्ति नहीं। उन्होंने स्वयं को रानी नहीं कहा, उन्होंने स्वयं को प्रजा की सेविका कहकर बुलाया। अहिल्या ने राजधानी महेश्वर को बनाया। यह निर्णय राजनीतिक भी था और प्रतीकात्मक। महेश्वर नर्मदा के तट पर शांत था और अहिल्या के जीवन दर्शन से मेल खाता था। यह राजधानी शक्ति के लिए नहीं, संतुलन के लिए थी। अहिल्या के शासन का पहला संकेत उनका दरबार था। यह दरबार ऊंच नीच, भय और दिखावे से मुक्त था। किसान, व्यापारी, महिलाएं सब बिना डर अपनी बात रख सकते थे। यह सत्ता संवाद की थी। अहिल्या ने समझा, शासन केवल करुणा से नहीं चलता और केवल शक्ति से भी नहीं। उन्होंने सैन्य जिम्मेदारियां तुकोजीराव होलकर को सौंपी। उन्होंने प्रशासन और न्याय पर स्वयं ध्यान दिया। यह विभाजन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक समझ थी। जो लोग शुरुआत में संदेह कर रहे थे, उन्होंने देखा कर व्यवस्था संतुलित है, न्याय निष्पक्ष और शासन स्थिर। धीरे धीरे विरोध समाप्त हुआ, सवाल शांत हो गए और भरोसा जन्म लेने लगा। यह क्षण किसी साम्राज्य की शुरुआत नहीं था, यह नैतिक शासन की नींव थी। सत्ता और सेवा के मेल की घोषणा थी और उस युग की शुरुआत जिसे इतिहास आज भी आदर्श मानता है। अहिल्या बाई का शासन किसी किले की दीवार में समाप्त नहीं होता। उनकी दृष्टि सिंहासन से आगे जाती है, सीधे भारत की आत्मा तक। जहाँ अन्य शासक सीमाओं को बचाने में लगे थे, वहीं अहिल्या बाई उन स्थानों को बचाने में निकली जो सीमाओं से परे थे, तीर्थ, मंदिर और स्मृतियाँ। यह अध्याय शासन का नहीं, यह अध्याय संरक्षण का है। जब मालवा में शांति थी, जब प्रशासन चल रहा था, जब न्याय स्थापित हो चुका था, तब अहिल्या बाई के सामने एक नया प्रश्न खड़ा हुआ। यदि राज्य सुरक्षित है तो क्या देश की आत्मा भी सुरक्षित है? उन्होंने देखा कि भारत के वे स्थान जहाँ सदियों से लोग आस्था लेकर जाते थे, वह खंडर बन चुके थे। टूटी हुई मूर्तियाँ, जर्जर दीवारें और स्मृति बन चुके मंदिर। यह केवल पत्थर नहीं, भारत की अधूरी सांसें थीं। 18वीं शताब्दी का भारत केवल राजनीतिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी थका हुआ था। कई तीर्थ आक्रमणों में टूटे, समय के साथ उपेक्षित हुए और सत्ता परिवर्तन के बीच भुला दिए गए। लोग आज भी जाते थे, लेकिन डर के साथ। श्रद्धा थी पर सुविधा नहीं, विश्वास था पर संरक्षण नहीं। अहिल्या बाई ने समझा, यदि आस्था को सहारा न मिले तो समाज बिखरने लगता है। नर्मदा के तट से उनकी दृष्टि गंगा तक पहुंची। काशी एक नगर नहीं, एक निरंतर प्रवाह था। अहिल्या बाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया, बिना घोषणा, बिना विजय गर्व। यह कोई राजनीतिक कदम नहीं था, यह एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व था। काशी में उनका कार्य बताता है कि शक्तियाँ मंदिरों को तोड़ सकती हैं, लेकिन श्रद्धा को नहीं। काशी के बाद उनकी दृष्टि पश्चिम की ओर मुड़ी। सोमनाथ, जो इतिहास में बार बार गिराया गया लेकिन कभी मिटा नहीं। द्वारका, जहाँ आस्था समुद्र के तरह निरंतर है। इन स्थानों पर अहिल्या बाई ने भव्यता नहीं जोड़ी, उन्हें मरम्मत, व्यवस्था और स्थायित्व को जोड़ा। यह निर्माण दिखाने के लिए नहीं, यह बचाने के लिए किया गया। मध्य भारत, जहाँ उनका शासन था, वहाँ शिव के प्राचीन धाम थे, उज्जैन और ओमकारेश्वर। यहाँ घाट फिर से जीवित हुए, यात्रियों के लिए सुविधाएं बनी और पूजा फिर से नियमित हुई। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं, यह क्षेत्रीय संस्कृति का पुनर्जागरण था। अहिल्या बाई के कार्यों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भौगोलिक दृष्टि थी। उत्तर में काशी,
दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में गया, पश्चिम में द्वारिका। उन्होंने इन स्थानों को राजनीतिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से जोड़ा। बिना किसी नक्शे के भारत को एक भावनात्मक सूत्र में बांध दिया। अहिल्याबाई जानती थी तीर्थ केवल देवता के लिए नहीं, यात्रियों के लिए होते हैं। इसलिए धर्मशालाएं बनी, घाट सुरक्षित किए गए, कुएं और जल स्रोत विकसित हुए, मार्गों को सुगम बनाया गया। यह आस्था की व्यवस्था थी। एक महत्वपूर्ण तथ्य जो इस सत्ता को असाधारण बनाता है, इन सभी कार्यों के लिए उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, कोई कर नहीं बढ़ाया और कोई वैभव नहीं जोड़ा। राज्य का धन देश की आत्मा पर लगाया। यह उस समय अकाल्पनिक था। समकालीन यात्रियों ने इन कार्यों को देखा, बाद के इतिहासकारों ने इन्हें दर्ज किया और आने वाली पीढ़ियों ने इन्हें जिया। आज भी जब कोई तीर्थ शांत खड़ा है तो कहीं ना कहीं अहिल्याबाई की दृष्टि वहाँ मौजूद है। उनकी सत्ता युद्ध की कथा नहीं है, ये कथा है कैसे एक स्त्री बिना साम्राज्य बढ़ाए पूरे भारत की सांस्कृतिक निरंतरता बचा गई। अहिल्याबाई ने इतिहास को सिखाया, राष्ट्र केवल सत्ता से नहीं, वह स्मृति से बनता है। कई शासक राजधानी इसलिए बदलते हैं ताकि शक्ति और सुरक्षित हो सके, लेकिन देवी अहिल्याबाई ने राजधानी बदली ताकि सत्ता मनुष्य के करीब आ सके। यह अध्याय किसी नगर की कहानी नहीं, यह उस सोच की कहानी है जिसमें शासन दिखावा नहीं, अनुशासन बन जाता है। अहिल्याबाई चाहती तो इंदौर को भव्य राजधानी बना सकती थी। वहाँ संसाधन थे, व्यापार था, सैन्य सुविधाएं, लेकिन उन्होंने फिर भी महेश्वर चुना, नर्मदा के तट पर बसा एक शांत नगर। यह निर्णय रणनीति से अधिक दर्शन था। नर्मदा अहिल्याबाई के लिए केवल नदी नहीं थी, वह धैर्य का प्रतीक, निरंतरता का पाठ और शक्ति का शांत रूप थी। जिस तरह नर्मदा बिना शोर के बहती, उसी तरह अहिल्याबाई बिना भय के शासन करना चाहती थी। महेश्वर का किला किसी युद्ध की घोषणा नहीं, यह किला ऊंचा है लेकिन डराने वाला नहीं, मजबूत है लेकिन आक्रामक नहीं। यह किला अहिल्याबाई के स्वभाव की तरह स्थिर, संतुलित और शांत। यह सत्ता ऊपर से नहीं, सामने बैठकर चलती थी। महेश्वर के घाट केवल स्नान के लिए नहीं बने, वे संवाद के स्थल थे, जीवन के साक्षी थे और समाज का दर्पण थे। अहिल्याबाई अक्सर यहीं बैठती थी, साधुओं से बात करती, यात्रियों की समस्या सुनती और आम लोगों को बिना किसी भेदभाव से सुनती। यह शासन दरबार में नहीं, घाटों पर दिखता था। अहिल्याबाई जानती थी यदि राज्य को मजबूत करना है तो जनता को आत्मनिर्भर बनाना होगा। महेश्वर में हथकरघा पर महेश्वरी वस्त्रों का विकास केवल कला नहीं था, यह रोजगार था, विशेषकर महिलाओं के लिए। उन्होंने बुनकरों को संरक्षण दिया, नियमित काम सुनिश्चित किया और शोषण से बचाया। यह अर्थनीति लाभ से नहीं, गरिमा से जोड़ी गई। महेश्वर में स्त्रियां केवल घर तक सीमित नहीं रहीं, वे उत्पादन का हिस्सा बनी और सम्मान के साथ कार्य करने लगी। अहिल्याबाई किसी घोषणा से नहीं, अपने उदाहरण से नारी सशक्तिकरण कर रही थी। महेश्वर में मंदिर थे लेकिन कट्टरता नहीं, कला थी लेकिन विलास नहीं, प्रशासन था लेकिन भय नहीं। यह संतुलन किसी नियम पुस्तिका से नहीं आया, यह अहिल्याबाई के व्यक्तित्व से आया। अन्य राजधानियां शासक के जाने के बाद खामोश हो जाती हैं, लेकिन महेश्वर आज भी वैसा है। घाट आज भी जीवित हैं, बुनकर आज भी करधा चलाते हैं और नर्मदा आज भी वैसी ही बहती है। यह किसी शासन का नहीं, संस्कारों का प्रमाण है। इतिहासकार कहते हैं यदि अहिल्याबाई केवल शासन करती तो वे एक अच्छी रानी कहलाती, लेकिन उन्होंने एक नगर को जीवन दर्शन बना दिया, इसलिए वे युग निर्माता कहलाती हैं। महेश्वर में सत्ता शोर नहीं करती, डर नहीं पैदा करती और दिखावा नहीं करती। यहाँ सत्ता तपस्या बन जाती है और शायद यही कारण है कि अहिल्याबाई का शासन इतिहास में आज भी जीवित है। कुछ व्यक्तित्व इतिहास में तारीखों के साथ दर्ज होते हैं और कुछ इतिहास की आत्मा बन जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर दूसरे प्रकार की थीं। सत्ता के बरसों ने अहिल्याबाई को न बदला न थकाया। जीवन के अंतिम चरण में भी वही साधारण वस्त्र, वही नियमित दिनचर्या, वही प्रातः पूजा और वही जनसंवाद, न कोई वैभव न कोई अलगाव। सिंहासन उनके नीचे था, उनके भीतर नहीं।
अहिल्याबाई के जीवन का अंत किसी राजनीतिक उथल-पुथल के साथ नहीं आया, ना विद्रोह, ना पतन, ना रक्तपात। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक तथ्य है। इतिहास में बहुत कम शासक हुए जिनका शासन इतनी शांति से समाप्त हुआ हो। यह इस बात का प्रमाण था कि उनका शासन व्यक्ति पर नहीं, संस्कारों पर टिका था। सन 1795 में नर्मदा के तट पर एक अध्याय मौन हो गया, लेकिन उस क्षण भी न्याय जीवित रहा, सेवा जारी रही और स्मृति स्थायी हो गई। अहिल्याबाई का शरीर गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण नहीं। इतिहास उन्हें महारानी कहता है, लेकिन जनता उन्हें माता कहती है। ये उपाधि दरबार नहीं देता, यह समय देता है। आज भी तीर्थों पर उनका नाम लिखा जाता है, महेशभर में उनका स्मरण होता है और न्याय की बात पर उनका उदाहरण दिया जाता है। अहिल्याबाई ने कोई विशाल साम्राज्य नहीं बनाया, कोई युद्ध गाथा नहीं लिखी, कोई सत्ता प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी वे अमर हैं, क्योंकि उन्होंने जो छोड़ा वह पत्थर नहीं, वह मानदंड था। आधुनिक इतिहासकार जब भारतीय शासन पर बात करते हैं तो अहिल्याबाई को एक अपवाद के रूप में रखते हैं, एक ऐसा उदाहरण जहां धर्म कट्टर नहीं बना, सत्ता हिंसक नहीं हुई और न्याय कमजोर नहीं पड़ा। वह यह सिद्ध करती हैं कि नैतिकता शासन की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अहिल्याबाई ने नारी नेतृत्व को नारे से नहीं और ना संघर्ष घोषणा से, बल्कि आचरण से परिभाषित किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि स्त्री भी शासन कर सकती है, उन्होंने बस शासन करके दिखाया और इतिहास स्वयं समझ गया। जब शासन की नैतिकता पर सवाल उठते हैं, जब सत्ता और सेवा में दूरी दिखती है, जब नेतृत्व शब्द बनता जा रहा है, मूल नहीं, तो अहिल्याबाई फिर प्रासंगिक हो जाती है। वे हमें याद दिलाती है सत्ता का सर्वोच्च रूप विश्वास है। नर्मदा आज भी बहती है, बिना शोर, बिना आग्रह। अहिल्याबाई भी इतिहास में उसी तरह बहती है, स्थिर, शांत और जीवनदायी। नर्मदा के हर प्रभाव में उनका नाम नहीं, उनका भाव है। यह वीडियो किसी रानी की जीवनी नहीं, यह एक विचार की यात्रा थी, एक ऐसे शासन की कथा जो सत्ता से नहीं, संस्कारों से चला। अहिल्याबाई होलकर हमें यह नहीं सिखाती कि राज्य कैसे जीते जाते हैं, वे हमें सिखाती हैं राज्य कैसे संभाले जाते हैं। इतिहास में बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें याद करने के लिए शब्द नहीं, मौन चाहिए, और अहिल्याबाई उन्हीं में से एक है।